21 जून 2004। घर शांत है। धूप दीवारों को धीरे धीरे गर्म कर रही है। आसपास एक धीमी आंच है। बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है। किताबें चुपचाप हैं, हालांकि उनमें कई तरह की विपदाएं बंद हैं। मैं अर्ध जगा हूं और अर्ध सोया हूं, अर्ध सोया हूं और अर्ध जगा हूं। बाहर से आती आवाजों में किसी के रोने की आवाज नहीं है, किसी के धमकाने या डरने की आवाज नहीं है। न कोई प्रार्थना कर रहा है, न कोई भीख मांग रहा है। और मेरे भीतर जरा भी मैल नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जहां कोई रह सकता है। और मैं लाचार नहीं हूं इस समय, बल्कि भरा हुआ हूं एक जरूरी वेदना से। और मुझे याद आ रहा है अपने बचपन का घर, जिसके आंगन में औंधा पड़ा मैं पीठ पर धूप सेंकता था। मैं दुनिया से कुछ मांग नहीं रहा हूं। मैं जी सकता हूं गिलहरी, गेंद या घास जैसा कोई जीवन। मुझे चिंता नहीं कब कोई झटका हिलाकर डहा देगा इस शांत घर को। दूसरी कविता का नाम है अभिनय। दूसरी कविता का शीर्षक है अभिनय। एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूं घर से, ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूं। वह एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूं। वह जान जाता है मैं भीतर से हूं अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठता हूं। वह कहता है, तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो? जिन्होंने कभी मुझे घर में नहीं देखा वे कहते हैं, अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। बाजारों में घूमता हूं निशब्द। डिब्बों में बंद हो रहा है पूरा देश, पूरा जीवन बिक्री के लिए। एक नई रंगीन किताब है जो मेरी कविता के विरोध में आई है, जिसमें छपे सुंदर चेहरों को कोई कष्ट नहीं। जगह जगह नृत्य की मुद्राएं हैं विचार के बदले। जनाब, एक पूरी फिल्म है लंबी, आप खरीद लें और भरपूर आनंद उठाएं। शेष जो कुछ है अभिनय है। चारों ओर आवाजें आ रही हैं। मेकअप बदलने का समय भी नहीं है। हत्यारा एक मासूम के कपड़े पहनकर चला आया है। वह जिसे अपने पर गर्व था एक खुशामदी की आवाज में गिड़गिड़ा रहा है। ट्रेजेडी संक्षिप्त है, लंबा है प्रहसन। हर एक चाहता है किस तरह झपट लूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। इस कविता का शीर्षक है बाहर। मैंने दरवाजे बंद किए और कविता लिखने बैठा। बाहर हवा चल रही थी, हल्की रोशनी थी। बारिश में एक साइकिल खड़ी थी। एक बच्चा घर लौट रहा था। मैंने कविता लिखी जिसमें हवा नहीं थी, रोशनी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, बच्चा नहीं था, दरवाजे नहीं थे। इस कविता का नाम है संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ,
तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसके आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। है केशव अनुरागी। यह ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। इसके 20 ताल हैं, सैकड़ों शब्द, और कई तो मर खप गए हमारे पुरखों की ही तरह। फिर भी हैं संसार में आने और जाने के अलग अलग ताल। साल शुरू हो या फूल खिलें तो उसके भी अलग। बारात के आगे आगे चलती इसकी गहन आवाज, चढ़ाई उतराई और विश्राम के अलग बोल, और झोड़ा चांचरी पांडव नृत्य और जागर के वे गूढ़ शब्द, जिन्हें सुनकर पेड़ और पर्वत भी झूमते हैं अपनी अपनी जगह। जीवन के उत्सव तमाम इसकी आवाज के बिना जीवनहीन। यह जितना बाहर बसता है उतना अपने भीतर भी। एक पाखे से फूटते बोल सुनकर बज उठता है दूसरे पाखे का कोई ढोल, बतलाता उस तरफ के हाल चाल। देवताओं को नींद से जगाकर मनुष्य जाति में शामिल करता है यह, काल के विशाल पर्दे को बजाता हुआ। और जब कोई संसार से जाता है तो मृत्यु का कातर ढोल सुनाई देता है, दूर दूर से बुला लाता लोगों को शव यात्रा में शामिल होने के लिए। लोग कहते थे केशव अनुरागी ढोल के भीतर रहता है। ढोल सागर के भूले बिसरे तालों को खोजने वाला बेजोड़ गायक, जो कुछ समय कुमार गंधर्व की संगत में भी रहा। गढ़वाल के गीतों को जिसने पहुंचाया शास्त्रीय आयामों तक, उसकी प्रतिभा के सम्मुख सब चमत्कृत। अछूत के घर कैसे जन्मा यह संगीत का पंडित, और जब वह थोड़ी पी लेता तो ढोल की तालों से खेलता गेंद की तरह, कहता सुनिए यह बादलों का गर्जन, और यह रही पानी की पहली कोमल बूंद, यह फुहार, यह झमाझम बारिश, यह बहने लगी नदी, यह बना एक सागर विराट प्रकृति गुंजायमान। लेकिन मैं हूं एक अछूत, कौन मुझे कहे कलाकार, मुझे ही करना होगा आजीवन पाए लागन महाराज, जय हो सरकार। बिना शिष्य का गुरु केशव अनुरागी नशे में धुत सुनाता था एक भविष्यहीन ढोल के बोल। किसी ने अपनाई नहीं उसकी कला, अनछपा रहा वर्षों की साधना का ढोल सागर। इस बीच ढोल भी कम होते चले गए हमारे गांवों में, कुछ फूट गए, कुछ पर नई पूड़े नहीं लगी। उनके कई बाजगी दूसरे धंधों की खोज में चले गए। केशव अनुरागी मदहोश आकाशवाणी नजीबाबाद की कुर्सी पर धंसा रहा। एक दिन वह हैरान हो गया अपने होने पर। एक दिन उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वह अनजाने किसी से टकराया सड़क पर। एक दिन वो मनुष्यों और देवताओं के ढोल से बाहर निकल गया। वो रहता है मृत्यु के ढोल के भीतर। एक और कविता है, जो बोलते हैं जोरों से या ठंडी डपटती आवाज में, कहते हम फलां जगह से बोल रहे हैं। उनकी बातें याद रहती हैं दिमाग में बजती हुई, हम ढोते ही रहते हैं उनका बोझ। जो बोलते हैं धीरे से अपनी किसी दुर्बलता के साथ, कांपती हिचकती आवाज में, कभी कभी गुस्से में, उनकी बात कभी कभी याद आती है। रोजमर्रा के मामूली काम करते हुए अचानक रुक जाता है हाथ या पैर या दिमाग, एक अकेलापन उठता है भीतर से। एक है छुपम छुपाई। बच्चे खेल रहे थे छुपम छुपाई का खेल, उन्हीं में से कभी किसी ने खोजा होगा इसे अनायास। इस तरह छिपने में भी पैदा हुई एक कला। एक परिचित जगह में उन्होंने खोज लिए
कई अज्ञात दुर्गम कोने रोजमर्रा की सपाट दुनिया में भर दिए रहस्य। दरवाजे की जरा सी ओट में या मेज कुर्सी पलंग के नीचे, कभी किसी पर्दे को आड़ बनाते हुए, किसी पौधे के पीछे किताबों के अंबार की बगल में, कभी माँ की साड़ी के छोर में छिपते हुए, छिपने वाला कभी खोजने वाले की पीठ को ही ओट बना लेता है। अक्सर वह आवाज भी देता है कि आ जाओ, अब मैं अच्छी तरह छिप गया हूं, खोजे जाने के लिए तैयार। यह एक संकेत है कि जिसे तुम आसान समझते हो वह दरअसल काफी कठिन है, और आवाज भी एक जगह है जहां छिपा जा सकता है। अपने कुतूहल, कल्पना और सहज बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता बच्चा खोज ही लेता है उस छिपे हुए को। कुछ देर के ऊहापोह के बाद वही होता है एक सघन उल्लास का क्षण, जब रहस्य और यथार्थ चमकदार आंखों से एक दूसरे से टकराते हैं। मैंने देखा है यह छिपने और खोजने का खेल, और जब कोई सुराग पाने की कोशिश में कोई बच्चा पूछता है कि आपने कहीं देखा मेरी दीदी को, मैं कहता हूं नहीं देखा, क्योंकि मैं छिपाए रहता हूं खुद को अपनी खाल के कवच में, धूल होते कागजों में, खामोशी में। बसता चला आया हूं यहां तक अपमान और अन्याय से, छिपा रहा दूर दूर तक यह भापना कठिन हो कहां छिपा हूं। बहुत दिन हुए खोज नहीं पाया कुछ, गया नहीं किसी अनजान दुर्गम जगह की ओर। छुपम छुपाई खेलते बच्चों से कहता हूं दौड़ो नहीं, तुम्हें चोट लग सकती है। जगह जगह नुकीले कोने हैं, कहीं कीलें भी निकली हुई हैं। ध्यान रखो, आराम से खेलो खोजने का खेल। इस कविता का शीर्षक है शहर फिर से। इतने समय से तुम क्या खोजते हो मंगलेश डबराल इस शहर में, जहां एक धुंधली सी चमकीली युवावस्था में तुम आए थे, पहाड़ से पत्थर की तरह लुढ़के हुए। तुम्हें मिली एक खाली जगह, एक रात, और रात के लिए बिस्तर। यहीं तुम्हें दिखी अपनी स्पष्ट गरीबी, यहीं मिला अपना अहंकार। तुम नहीं जानते थे यह कौन सी सभ्यता है, कौन सा समय, वे किसकी रोशनियां हैं जो तुम्हारे आगे पीछे चमकती रहती हैं। तुम शहर की हर चीज में प्रवेश करना चाहते थे, उसके रक्त में, उसकी रातों में, जिसकी सड़कें कई हाथों से तुम्हें छूती थीं। दिन के थके मांदे लौटकर तुम देखते थे एक छोटे से पिचके हुए बक्से में रखा तुम्हारा संक्षिप्त अतीत। और अब सुबह लगभग पुनर्जीवित होते हुए उठकर तुम देखते हो जैसे यह कोई दूसरी जगह हो, कोई दूसरा शहर। तुम्हारी सड़कें दूर धुंधली सी दिखती हैं, हवा में झूलती हुई। तुम्हारे चौराहे अदृश्य हो चुके, वे घर जमींदोज हुए जहां तुम चले जाते थे दरवाजे खटखटाए बगैर। वे लोग भी अब उन पतों पर नहीं रहते जो तुम्हारी डायरी में दर्ज हैं। फोन नंबर तमाम बदल गए इस बीच, कुछ लोगों ने रख लिए कुछ और नाम, हालांकि वे अब भी उसी तरह लिखे और बोले जाते हैं। और जहां तुम एक शाश्वत आपाधापी में चलते हो, हाँफते, सीढ़ियां चढ़ते उतरते, कभी कभी हंसते दिखते हो, अक्सर कुछ भूलते कुछ याद करते हो। किताबें, दवाएं और बाहर जो कुछ चमकता है उसे खरीदने लपकते हुए, पैसे खोजने के लिए बार बार अपनी जेबें टटोलते, जैसे बहुत देर हो गई हो और समय निकला जा रहा हो। वह कोई और ही शहर है जहां तुम होना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हें होना होता है। सड़कों, चौराहों और नामों के अतीत में सामने दिखती हुई तमाम चीजों के पिछवाड़े, जो कुछ ऊपर उठता और नीचे बहता है, उसके भूगर्भ में आज और अभी इस तरह जैसे यह कोई पुरानी बात हो। और जब तुम एक दिन झोला बिस्तर उठाकर यहां से छूटने के लिए निकलते हो, तो अचानक पाते हो तुम्हारे और शहर के बीच कोई नहीं है।
लोग जा चुके हैं। सड़कें, चौराहे, सब कुछ एक स्थिर बिंब में ठहरा हुआ है। हवा का एक झोंका आता है, आसमान का एक हिस्सा तुम्हारे चेहरे पर गिरता है। दूर चमकता एक तारा तुम्हारी युवावस्था की तरह अचानक इतने पास आ जाता है जैसे वो इसी शहर का प्रकाश हो, और तुम्हारा कोई पुराना स्वप्न इस तरह जीवित हो उठता है कि तुम उसे छू सकते हो, देर तक उसके साथ रह सकते हो। और तब तुम सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाते हो और सोचते हो उस शहर में पहुंचना बहुत कठिन नहीं था जिसकी खोज में तुम यहाँ आए थे बहुत पहले, एक पत्थर की तरह लुढ़कते हुए। शांति निकेतन। एक अनंत काल था उस छोटे से विस्तार में। और भी कई तरह के काल थे। गगनेंद्र नाथ, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, यामिनी राय, सभी से झरती थी कम या ज्यादा अपने अपने काल की धूल। सिर्फ रविन्द्रनाथ किसी तरह जीवित थे वर्तमान में। वे अब भी दिख सकते थे। शांति निकेतन बसाने के लिए किसी से मांगते पृथ्वी का टुकड़ा, एक अदद दीवार, थोड़ी सी धूल, एक पौधा, एक झोंका हवा, थोड़ा सा आकाश। यहां आकर मनुष्यों के व्यवहार बदल जाते थे। वे हो जाते गंवई गंवार, संथाल बाउल, दुनिया को बतलाते पागल, खुद को कहते लालन फकीर। घर जाते जाते एकाएक चले जाते जंगल की ओर, एक घूंट चाय पीकर निकल पड़ते बोलपुर, जहां सर्दी की धुंध को हटाती हुई आती है ट्रेन की आवाज। दूर एक मेला था, आती थी एक बाउल बच्चे की पुकार, अरे उठाकर ले जाओ अपना यह काला संसार। तुमने हिंसा ही पैदा की, नफरत ही फैलाई, हम यहां बड़े होने से करते हैं इनकार। सड़क पर, मैदान में, मिट्टी के अश्वमेध घोड़ों के बीच बैठे, चाय पिलाते, झाल मुड़ी खिलाते, सर्दी में कांपती एक स्त्री को रिक्शे पर बिठाकर घर पहुंचाते लोगों का भी एक काल है। कुछ आगे चलो तो रामकिंकर के भुरभुराते शिल्पों में तुम देख सकते हो काफी समय से खड़ा उन्हीं लोगों का परिवार। कला भवन और सोमनाथ होर के म्यूरल तक पहुंचते हो जाती रात, और फिर दिन भर के तमाम जल रंगों पर गिरती हुई बरसात। हर चीज जो डहती है उसके नीचे छिपी होती है उसके होने की कथा। अजर अमर वह कभी डहती नहीं। एक धूल जो यहीं जमी हुई है और घूमती हुई हवा जो इसे छोड़कर नहीं जाती। दीमकें कई विशाल पेड़ों को धराशायी कर चुकी हैं, फिर भी दिखता रहता है एक पेड़, एक जंगल। उसकी ओर इशारा करते हुए लोग फिर से कहते हैं रविन्द्रनाथ। एक और कविता है, इसका नाम है पशु पक्षी कीट पतंग। उन दिनों जब लगातार मनुष्यों के मारे जाने की खबर थी, कोई खता नहीं की हमने, तब भी बख्श दो ऐसा ही कुछ कहते दिखते थे लोग। मार दो कहते हुए लोगों के सामने। उन दिनों जब लगातार मनुष्यों के मारे जाने की खबर थी, कोई खता नहीं की हमने, तब भी बख्श दो ऐसा ही कुछ कहते दिखते थे लोग। मार दो कहते हुए लोगों के सामने। और मैं अकेला था रात में। सहसा दिखे मुझे भूले बिसरे पशु पक्षी कीट और पतंग। दिखाई दी बचपन के घर की पुरानी 3 बिल्लियां जो सिर्फ खाने के वक्त दिखती थीं, साथ साथ एकटक देखती हुई मेरी दादी का हाथ। उसकी मृत्यु के बाद एक एक कर पता नहीं कहां हुई वे लोग। कितने दिन बाद दिखा एक मेढक सड़क पार करता हुआ। वह धीरे धीरे छलांगे भरता था, ट्रैफिक के शोर और रफ्तार की बगल में बचने की कोशिश करता। सन्नाटे में कुछ सरीसृप जमीन के नीचे सरकते दिखे। बस स्टॉप पर इंतजार करते लोगों के सर पर मंडराते थे मच्छरों के झुंड। किराए के घर के बारजे पर बैठा था एक जोड़ा कबूतर। उड़ाने पर भी नहीं उड़ता था, जैसे वही हो उसका घर। और एक भारी सी छलांग थी हवा में, जैसे आग लगने पर जंगल से कूदता हो कोई भालू, बाघ, हिरन। बेशुमार झींगरों की आवाज थी पूरी रात। वे रहने आ गए थे मेरे कानों के भीतर।
छोटे छोटे कीड़े जो पता नहीं कहां से चले आए थे और कहां जा रहे थे, हरा नीला लाल उनका रंग दमकता हुआ, और उनके साथ गतिशील छोटे छोटे पेड़ वनस्पति, उन पर निश्चिंत सोई हुई उनसे भी छोटी चिड़ियां। उनके सामने मैं लाचार था, मनुष्य होने की शर्म में डूबा हुआ, मनुष्य होने से बचने की कोशिश करता हुआ। मैं होना चाहता था पशु पक्षी, कीट पतंग या ऐसा ही कुछ। एक और कविता है, राक्षसों क्या तुम। राक्षसों क्या तुम अब भी वैसे ही हो, राक्षसों क्या तुम अब भी वैसे ही हो, किसी दंत कथा संस्कृत के किसी श्लोक से बाहर आए हुए। रात में तुम अपने सींग और दांत कहां रख देते हो, या सो जाते हो खुले जबड़ों, खूनी आंखों और नाखूनों के साथ, ठीक उस तरह जैसे बचपन की एक किताब में देखा था तुम्हें नींद में भी जगे हुए से। राक्षसों क्या तुमने धर लिया है अब नया रूप, सर के भीतर छिपा लिए हैं अपने सींग, उंगलियों के भीतर नाखून। क्या तुम्हारे पेट में चले गए तुम्हारे नुकीले दांत? क्या तुमने शानदार घर खरीद लिए हैं, महंगी कारें जुटा ली हैं, ओढ़ ली है उजली मुस्कुराहट, पहन लिए हैं नरम हाथ, और तुम्हारी आंखों में अब एक नमी भी बनी रहती है? राक्षसों क्या तुम्हें दूसरों की तरह चुभते हैं तुम्हारे सींग नाखून दांत? क्या तुम्हें सचमुच नींद आती है? दिन भर के तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारा पीछा करते हैं सारी रात, दिन भर के हत्यारे तुम्हारे शब्द चिल्लाते हैं तुम्हारे कान में, और तुम्हारा विष फिर से घुलने के लिए आता है तुम्हारे रक्त में। या फिर यह समय ही पूरा तुम्हारा है जहां तुम ही सोते हो सबसे गहरी नींद। एक और कविता है, दो कवियों की कथा। प्रेम के सबसे सघन कवि को मिला नहीं प्रेम, प्रेम के सबसे सघन कवि को मिला नहीं प्रेम, उसके सामने था दूध रोटी दवा और शब्दों का हिसाब, जिसे वह कभी समझ नहीं पाया। दुनिया आईनों से भरी हुई थी जिन्हें वह स्याही की तरह घोलता रहा अपने अंतर्जल में, पार और परे जाने के लिए खोजता कोई राह, कोई स्पर्श, कोई माध्यम। मनुष्य की भाषाएं तमाम बोली कबूतरों की, उसकी तड़प को उठाने में असमर्थ। वह बहता रहा प्यास के पहाड़ों पर सुंदरता का प्रपात। यातना के सबसे बिहड़ कवि को मिली यातना, कड़ी मारें और दुस्वप्न एक से एक। वही था प्रेम के कवि का एक सच्चा दोस्त। वह एक जंगल की तरह रहा, बार बार काटता अपने ही लिखे हुए शब्द। उसे चौराहे ही मिले जीवन में, भागता रहा दम छोड़। जिन्होंने नष्ट किया संसार में प्रेम, पैदा की यातना, उसने रात में देखे उनके जगमग जुलूस। इन दिनों वे दिन में भी निकलते दिखते हैं जगह जगह। यातना का कवि जल्दी ही संसार से चला गया। तब प्रेम के कवि ने सोचा मुझे रहना चाहिए यहाँ कुछ दिन और। अंततः प्रेम ही है यातना का प्रतिकार, अन्याय का प्रतिशोध। फिर वह अकेला झेलता रहा सारी यातना, रह सका जितनी देर। चलिए कुछ पहाड़ी टाइप कविता सुना देता हूँ। वसंत। इन ढलानों पर वसंत आएगा हमारी स्मृति में, ठंड से मरी हुई इच्छाओं को फिर से जीवित करता, धीमे धीमे धुंधवाता खाली कोठरों में। घाटी की घास फैलती रहेगी रात को, ढलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। चारों ओर पत्थरों में दबा हुआ मुख कभी उभरेगा, झांकेगा कभी किसी दरार से, अचानक पिघल जाएगा जैसे बीते साल की बर्फ। शिखरों से टूटते आएंगे फूल, अंतहीन आलिंगनों के बीच एक आवाज छटपटाती रहेगी,
चिड़िया की तरह लहूलुहान। आवाजें। कुछ देर बाद शुरू होंगी आवाजें। पहले एक कुत्ता भूकेगा पास से, कुछ दूर हिनहिनाएगा एक घोड़ा। बस्ती के पार सियार बोलेंगे, बीच में कहीं होगा झिंगुर का बोलना, पत्तों का हिलना। बीच में कहीं होगा रास्ते पर किसी का अकेले चलना। इस सब से बाहर एक बाघ के डुकरने की आवाज होगी मेरे गांव में। गिरना। सबसे ज्यादा खामोश चीज है बर्फ। उसके साथ लिपटी होती है उसकी खामोशी। वह तमाम आवाजों पर एक साथ गिरती है, एक पूरी दुनिया और उसके कोहराम को ढांपती हुई। बर्फ के नीचे दबी है घास, चिड़ियां और उनके घोंसले, और खंडहर और टूटे हुए चूल्हे। लोग बिना खाए जब सो जाते हैं, वह चुपचाप गिरती रहती है। बर्फ में जो भी पैर आगे बढ़ता है उस पर गिरती है बर्फ। बर्फ गिर रही है चारों ओर, आदि अंतहीन। रास्ते बंद हो रहे हैं। उस पार कोई चीखता है। बर्फ पर उसकी आवाज फैलती है जैसे खून की लकीर। घर। यह जो हाथ बांधे सामने खड़ा है, घर है। काली काठ की दीवालों पर सांप बने हैं, जिन पर पीठ टेकने के निशान हैं। इनमें दीमकें लगी हैं, जो जब चलती हैं पूरा घर कांपता है। इसमें काठ का एक संदूक है, जिसके भीतर चींथड़ों और स्वप्नों का एक मिला जुला अंधकार है। इसे पिता ने दादा से प्राप्त किया था और दादा ने खुद कमाकर। घर जब टूटेगा बक्स तभी उठेगा। कई बच्चे बड़े हुए इस घर में, गिरते पड़ते आखिरकार खाने कमाने की खोज में तितर बितर होते हुए। यहाँ कुछ मौतें हुई, कुछ स्त्रियां रोईं इस तरह कि बस उनका सुबकना सुनाई दे। कुछ बहुत पुरानी चीजें अब भी बचती हैं घर में। दिन भर लकड़ी ढोकर माँ आग जलाती है। पिता डाकखाने में चिट्ठी का इंतजार करके लौटते हैं, हाथ पांव में दर्द की शिकायत के साथ। रात में जब घर कांपता है, पिता सोचते हैं जब मैं नहीं हूंगा क्या होगा इस घर का। सबसे अच्छी तारीख। जरा सा आसमान, जरा सी हवा, जरा सी आहट बची रहती है हर तारीख में। यहीं कहीं हैं वे लचीली तारीखें, वे हवादार जगहें जहां हम सबसे ज्यादा जीवित होते हैं, शब्दों को स्वाद में बदलते हुए, नामों को चेहरों में और रंगों को संगीत में। वर्ष अपनी गठरी में लाते हैं असंख्य तारीखें और उन्हें फैला देते हैं पृथ्वी पर। तारीखें तनती हैं तमतमाए चेहरों की तरह। इतवार की तमाम तारीखें घूरती हैं लाल आंखों से। तारीखें चिल्लाती हैं भूख, तारीखें मांगती हैं न्याय। कुछ ही तारीखें हैं जो निर्जन रहती हैं, पुराने मकानों की तरह। उदास काली खोखली तारीखें जिनमें शेष नहीं है ताकत, जो बर्दाश्त नहीं कर पाती बोझ। कुछ ही तारीखें हैं जो पिछले महीनों, पिछले वर्षों की तारीखें होती हैं, नदी के किनारों पर झाग की तरह छूटी हुई। सबसे अच्छी तारीख है वह जिस पर टंगे रहते हैं घर भर के धुले कपड़े, जिसमें फैली होती है भोजन की गर्म खुशबू, जिसमें फल पकते हैं, जिसमें रखी होती हैं चिट्ठियां और यात्राएं। सबसे अच्छी तारीख है वह जिसमें बर्फ गिरती है और आग जलती है। सबसे अच्छी तारीख है वह जो खाली रहती है, जिसे हम काम से भरते हैं। वह तारीख जो बाहर रहती है कैलेंडर से। पहाड़। पहाड़ पर चढ़ते हुए तुम्हारी सांस फूल जाती है, आवाज भर्राने लगती है, तुम्हारा कद भी घिसने लगता है। पहाड़ तब भी है जब तुम नहीं हो।